Good morning all of you and welcome to you my YouTube channel The Star Classic 4.0। आज मैं साइंस का 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ ही साथ इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी, जो आगामी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप समय को गवाए हुए इस वीडियो को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है, विटामिन्स की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा फंक, कास्मियर फंक ने किया था। ऐसे विटामिन का खोज 1912 में हॉपकिंस ने किया था, लेकिन इसका नामकरण कास्मियर फंक के द्वारा किया गया था। अर्थात बहुत सारे बुक में विटामिन का खोजकर्ता हॉपकिंस भी मिल सकता है और अधिकांशतः बुक में फंक मिलेगा। तो आप इसका सही आंसर फंक जानिए। विटामिन का नामकरण फंक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, या एनीमिया का अर्थ ही होता है खून की कमी से। और हीमोग्लोबिन है जो एक लाल रक्त वर्णक होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। अर्थात रक्त का रंग लाल होता है जो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। और हीमोग्लोबिन में एक तत्व भी होता है, जो कौन सा तत्व होता है? तो वह होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन एक तत्व होता है, ये थोड़ा याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। रिकेटस, जिसमें हड्डियां मुड़ जाता है या हड्डियां की स्ट्रांगनेस होता है जो बहुत ही कम होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून थक्का नहीं जमता है। इसका सही आंसर विटामिन के होगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, या उसको बोल सकते हैं जनन क्षमता में कमी होता है विटामिन ई की कमी से। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से बांझपन या जनन क्षमता में कमी होता है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो टेकोफेरॉल। इस विटामिन का मुख्य स्रोत होता है हरी पत्तियां और तेल, सोयाबीन, ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी। और विटामिन बी है, विटामिन सी है और बी है जो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। इसके कमी से मसूड़े में रक्त आना, त्वचा पर लाल धब्बे व चकत्ते होना विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। बी अर्थात B1 की बात कही गई है, और B1 या बी जो विटामिन है, इसका रासायनिक नाम होता है
रेटिनॉल। रेटिनॉल बेरी में कौन सा बीमारी होता है? तो इससे आदमी को भूख बहुत कम लगता है, अर्थात भूख नहीं लगता है, कमजोरी होता है, पेशियों में निष्क्रियता होता है, सिर दर्द इत्यादि बीमारी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका अभी जस्ट पहले बताए थे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। मसूड़े जिनमें से खून निकल रहा हो, कमजोरी, थकान आदि के चकत्ते स्कर्वी के लक्षण है। आगे है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। इसके अलावा दूध में सभी प्रकार के विटामिन पाया जाता है। दूध की जो शुद्धता होता है लैक्टोमीटर से मापा जाता है, या दूध का घनत्व भी लैक्टोमीटर से मापा जाता है, अर्थात घनत्व को ही शुद्धता कहते हैं। और दूध में कौन सा अम्ल अगर पूछा जाए तो लैक्टिक अम्ल होता है। और दूध में कौन सा जीवाणु होता है? तो लैक्टोबैसिलस, जो दूध से दही में परिणत करता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, ADE है, जो वसा में घुलनशील है और जल में अघुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन है जो BC है, जो जल में घुलनशील है, और ADE है जो ये वसा में घुलनशील है, या उसको हम लोग विलेय भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और पूछा जाए लाल क्रांति, तो लाल क्रांति है जो मांस उत्पादन से है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए हरित क्रांति की बात करी जाए, तो हरित क्रांति किससे है? तो गेहूं उत्पादन से है और कृषि से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घेघा रोग यानी जिसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नमक या आयोडीन युक्त नमक खाने से घेघा रोग नहीं होता, अर्थात घेघा रोग या ग्वाइटर होता है जो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्राव करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय है जो इंसुलिन स्रावित करती है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसका सही आंसर होगा विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। और विटामिन डी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है वह सूर्य का प्रकाश होता है। इसके अलावा अंडे, कैल्शियम व त्वचा के विकिरण ये सब में भी होता है। मछली का तेल, दूध, मक्खन ये सब में भी विटामिन डी का प्रचुर मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया दान के रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन B12। और B12 का रासायनिक नाम होता है कोबामीन। और साथ ही साथ B12 ये है जो जल में अघुलनशील विटामिन है। ऐसे जितना भी बी कॉम्प्लेक्स और C होता है जो जल में घुलनशील होता है, लेकिन B12 होता है तो ये जल में अविलेय होता है। इसे बॉडी में संचित किया जा सकता है, लेकिन BC है जिसे हमारा शरीर है जो संचित नहीं कर सकता। लेकिन ADE के विटामिन है
जो वसा में विलय है इसे बॉडी में संचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पावर हाउस को हम लोग ऊर्जा गृह बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ऐसे भी लिखा रह सकता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, या इसे रसोई घर या किचन भी बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी तरह के क्वेश्चन है, कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम, यानी कि सुसाइड ऑफ बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सीवी रमन के जन्मदिन मनाया जाता है। और सीवी रमन के ही जन्म दिवस को विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। और ये पहला वैज्ञानिक थे भारत के जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ऐसे तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना के लिए साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था 1913 में। और दूसरा प्राइज मिला था 1930 में सीवी रमन को। और सीवी रमन को ही जन्म 28 फरवरी के दिन हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु होती है? तो कांसा कॉपर तथा टीन का होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर तथा टीन। लेकिन अगर आपसे पित्तल की बात करी जाए, अगर पित्तल पूछा जाए तो कॉपर तथा जस्ता का होता है। पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर तथा जस्ता। लेकिन कांसा अगर पूछा जाए तो कॉपर तथा टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है वह शुक्र है। शुक्र एक तारा भी है जो सबसे चमकीला होता है और एक ग्रह भी है। ऐसे पृथ्वी का बहन शुक्र और मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी कौन कौन ग्रह के बीच है? तो शुक्र और मंगल के बीच है। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में अपने धुरी पर घूमती है। यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। बाकी सभी जो ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान देना है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही आंसर होगा रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा। और सूर्य है जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे अगर ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत अगर पूछा जाए तो वह वेद है। वेद है जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है। वैसे ही ऊर्जा का अगर सबसे बड़ा स्रोत की बात करी जाए तो वह सूर्य है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका सही आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। कहीं कहीं एक और नाम आता है जिनका नाम है, वह भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है हरगोविंद खुराना, जिन्हें 1968 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है।
कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रेडॉन। ऐसे तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं हीनी अर्कर 0 पर रन आउट। हीनी अर्कर 0 पर रन आउट। ही अर्थात हीलियम, नी अर्थात नियॉन, अर्थात आर्गन, कर क्रिप्टन, 0 यानी कि जेनॉन और रन अर्थात रेडॉन। तो रेडॉन है जो कैंसर में उपयुक्त होने वाला उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस को ही हम लोग नोबेल गैस या अकीरिय गैस भी कहते हैं। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा थोरियम। मोनाजाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, और खास बात यह है कि अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो दुनिया का सबसे उत्कृष्ट प्राइज होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो ये हो जाएगा थायराइड। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा लैंड अस्टीनर। और अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, तो इसका होगा विलियम हार्वे। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, ब्लड ग्रुप की खोज लैंड अस्टीनर और रक्त परिसंचरण का इसका विलियम हार्वे। यहाँ मेंशन कर दी हैं कार्ल लैंड अस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप का खोज किया, और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बॉक्साइड। इसके साथ ही साथ क्रायोलाइट भी एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायनेमो। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे मोमबत्ती है तो यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो उसका नाम है स्टेपिस, जो कान की हड्डी है, और सबसे मुलायम हड्डी भी कान की हड्डी होती है। तो इसका सही आंसर होगा सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिज, और ये कान में पाया जाता है। अगर आपसे मुलायम हड्डी की बात अगर करी जाए तो यह भी होगा स्टेपिज, जो सबसे मुलायम हड्डी है। और अगर त्वचा की बात करी जाए कि सबसे मुलायम त्वचा, तो वह है आँख के पलक का त्वचा, जो सबसे मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी होता है जांघ की हड्डी, जिसको फीमर बोला जाता है। जांघ की हड्डी जिसे फीमर बोला जाता है। मानव शरीर में कितने पेशियां हैं? तो इसका सही आंसर होगा 639। और हड्डियां की बात किया जाए तो 208, कहीं कहीं 206 भी मिलेगा, तो 206 ही याद रखना है। लाल रक्त कणिका का यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी की बात करी जाए तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कहीं कहीं 1 से 4 दिन भी मिल सकता है। ऐसे मुख्य रूप से 13 से 20 या 12 से 20 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, अर्थात बीमारियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट या श्वेत कणिकाएं भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर
जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, जिसको गैल्वेनीकरण भी बोलते हैं या गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। अंग्रेजी में गैल्वेनाइजेशन और हिंदी में जस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया छोटी आंत में संपन्न होता है। अर्थात मानव शरीर में पाचन क्रिया किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधा पर अपना पहला प्रयोग किया था। तो आनुवंशिकता यानी कि पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो इसका हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, या केवल मेंडल भी बोल सकते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। इसका सही आंसर होगा तांबा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियां पर पाले जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सहतूत की पत्तियां पर। आगे क्वेश्चन है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और चेहरा देखने के लिए यानी दाढ़ी बनाने वाले अगर दर्पण की बात किया जाए तो वह होता है अवतल दर्पण। कभी कभी एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, आँख कान नाक के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करता है? तो उसमें इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। इससे क्या करता है कि प्रकाश को ऑब्जर्व करके एक निश्चित बिंदु पर प्रकाश को छोड़ता है, जिससे हम छोटा कण को भी आसानी से देख सकें। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड, यानी हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्र। और शायद पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसका गलत मेंशन कर चुके थे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है शुक्र, बाकी अन्य ग्रह इसके विपरीत घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो वह है शुक्र। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल की आयु कितना है? तो 4.6 अरब। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा हेली पुच्छल तारा, जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर होगा 500 सेकेंड, अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया था, अर्थात राजस्थान में थार मरुस्थल में किया था, और 14 मई 1974 को। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो उसका सही आंसर होगा लीवर, अर्थात यकृत। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर।
ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बीपी बोलते हैं, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, या रक्तचाप। अर्थात कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको NaCl बोल सकते हैं। इसका NaCl सूत्र है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ धोवन सोडा होना चाहिए, धावन लिखा गया गलती से। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। और एक होता है खाने वाला सोडा, तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात NaHCO3। और धोने वाला सोडा का Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा, जिसका सूत्र होता है Na2CO3। आगे है, पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में मैं मेंशन कर चुके थे कि पित्तल होता है जो तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है। अर्थात पित्तल एक मिश्र धातु है, किसका, तो तांबा और जस्ता का। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम क्या है, तो रेनिन। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, तो रेटिना। रेटिना को ही दृष्टिपटल बोला जाता है। और हमारे आंख होता है जो उत्तल लेंस की भांति काम करता है, और इस पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस रोग के उपचार के लिए सर्पगंधा से प्राप्त होने वाला रेजर पाइन का इस्तेमाल किया जाता है, तो उच्च रक्तचाप, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, अर्थात नेत्रदान में दाता के आंख या नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग यानी कि दिया जाता है, तो कॉर्निया। यकृत किस रूप में भोजन संचित करता है, तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोजिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो उसकी दृष्टि दोष कौन सा होगा, तो दूर वाला नहीं देखता है तो जस्ट उल्टा यानी कि होता है, दूर नहीं दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष, और निकट नहीं दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष। अर्थात निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। तो यहाँ लिखा है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकता, तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए आवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष क्यों होता कैसे है, कारण क्या है, तो नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाना या फोकस दूरी को घट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा रक्तचाप बढ़ने के लिए। रक्तचाप बढ़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, इसी को हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज होने का डर होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में, जिसको गुर्दा या ब्रिक बोलते हैं। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है, दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है, तो दूध का घनत्व या शुद्धता जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोमीटर। और दूध में कौन सा सैकराइड होता है,
तो ए होता है लैक्टोज। क्लोरीन गैस चूने के साथ अभिक्रिया प्रतिक्रिया या अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर से जल को साफ करने में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे। आग बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा गैस का? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन सा है? तो अपोलो 11। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, जो दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन आपसे भारत की पूछी जाए तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो राजस्थान में है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो जीवन चक्र चलते रहे इसके लिए पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प, क्योंकि पुष्प से ही फल बनता है और फल से बीज तैयार होता है और पुनः वह नए पौधा का रूप लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विभंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को। रेडियोधर्मी पदार्थ में किस समय कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो गामा उत्सर्जन के समय कोई परिवर्तन नहीं होता। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो कुछ रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका नाम बता देते हैं, और बाकी जो इसमें से नहीं रहेगा वह रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो जर्कोनियम, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, रेडियम, ये सभी जो तत्व है रेडियो एक्टिव है। इसको छोड़ करके सभी सब है जो रेडियो अनएक्टिव है या डीएक्टिव जिसको बोल सकते हैं। तो आपको रेडियो एक्टिव में कौन कौन सा होगा? जर्कोनियम, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम और रेडियम, जिसमें रेडियम महत्वपूर्ण है। विघटन नाभिकता का कारण क्या है? तो अस्थायी न्यूक्लियस, अर्थात उसमें जो नाभिक होता है अस्थायी नहीं होता है। प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? तो इसको उजला सोना बोला जाता है या सफ़ेद सोना। इसके साथ साथ ही सफ़ेद सोना फिर कपास को भी बोला जाता है, और कपास का उत्पादन होता है जो कपासी मृदा में या काली मृदा या उसको रेगुर मृदा बोलते हैं। तो कपास को भी उजला सोना या सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर फसल की बात करी जाए तो कपास होगा, लेकिन अगर तत्व की बात करी जाए तो ये होगा प्लेटिनम। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम कौन सा होता है? तो यूरेनियम का समस्थानिक होता है। तो एक विशेष समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है? तो धातु के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। बारूद का आविष्कार किसने किया? तो रोजर बेकन। क्वेश्चन नंबर 90 है, उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो इसका सही आंसर होगा न्यूट्रॉन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? तो इसका सही आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर इंसान भेजने वाला पहला देश, तो इसका सही आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला पहला देश, तो इसका भी होगा USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम लक्ष्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो लूना 10। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया। और इलेक्ट्रॉन की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। और अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन का खोज कहीं कहीं आपको मिलेगा रदरफोर्ड, तो कहीं कहीं गोल्डस्टीन मिलेगा। और एक होता है पोजिट्रॉन, जिसको खोज कौन किया था? एंडरसन। और कहीं कभी न्यूट्रिनो लिखा रहता है तो उसका खोज किया था पाउली। तो यहाँ न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लियोनार्डो दा विंची। जीवाश्म विज्ञान। जीव विकास में सबसे पहले किसने समझाया? जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो इसका सही आंसर होगा लैमार्क। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिला जाता है? तो क्रोमियम। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, जिससे उसकी स्ट्रांगनेस बढ़ जाती है। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? तो इसका सही आंसर होगा घोड़ा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, जिससे आपके दोस्त को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।